तो 5:52 हो गए, 2 मिनट हो चुकी हैं, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पदार्थ विज्ञान की अपनी डेमो क्लास है, फर्स्ट डेमो क्लास। जो अपन ने पहले वीडियो बनाया था यूट्यूब के लिए, वो इंट्रोडक्शन दिया था भाई, कितनी फीस है, कैसे कैसे होगी, क्या टाइम रहेगा, कहाँ पे होगी, कितने मिनट की क्लास होगी, वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं स्पॉटलाइट पे। ध्यान देना, देखो पदार्थ विज्ञान। अब पदार्थ विज्ञान में 2 पेपर आपको पता ही है, थ्योरी 2 पेपर 200 मार्क्स, मतलब प्रत्येक पेपर 100 नंबर का। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जो पेपर प्रथम है, पेपर फर्स्ट, उसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है, मतलब 50-50 नंबर के 2 हिस्से कर दिए। अब पदार्थ विज्ञान के लिए आपको एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपने पूरा सिलेबस कवर कराए और सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाए। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, आयुर्वेदा निरूपण। अब मैंने क्या कि बच्चे बोलते हैं कि सर जो हम बुक ले रहे हैं उसमें आयुर्वेद निरूपण तो है नहीं, दर्शन से स्टार्ट है, आयुर्वेदा दर्शन निरूपण के नाम से स्टार्ट है, वो ये चैप्टर दे ही नहीं रखा। तो अपनी क्लास में अपन सिलेबस के अनुसार चलेंगे। जैसे सिलेबस में आयुर्वेद निरूपण है तो अपन आयुर्वेद निरूपण स्टडी करेंगे। फिर इसका पहला पॉइंट देखो, लक्षण ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु। तो जैसा सिलेबस में है ना, वैसे के वैसे चलेंगे। अपन सिलेबस के अनुसार ही क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस बनाया है ना क्योंकि जो सिलेबस बनाया है ना, बहुत बड़े ज्ञानी, मतलब जो सीसीआईएम के सदस्य हैं, वो एचओडी होंगे किसी डिपार्टमेंट के पदार्थ विज्ञान के, वो मतलब एक तरीके से फुल, उनको 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने ये सिलेबस बनाया। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये सिलेबस बनाया, किस तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। तो उनकी बात को अपन को समझना है, क्या सोच के उन्होंने ये सिलेबस बनाया। तो मैं उसी को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करूँगा आयुर्वेदा निरूपण से, फर्स्ट पेपर का पार्ट ए, पहला चैप्टर। ठीक है, अब देखते हैं पहले चैप्टर के जो नोट्स हैं कैसे निकलते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गए अपन। अब चैप्टर फर्स्ट है आयुर्वेदा निरूपण। ठीक है, सिलेबस मैंने बता दिया भाई, चैप्टर फर्स्ट है आयुर्वेदा निरूपण। अब इसका सिलेबस क्या है, अब सिलेबस में 4 पॉइंट दे रखे हैं वहाँ पे। लक्षण ऑफ आयु, मतलब आयु का लक्षण लिखो। कंपोजिशन ऑफ आयु, जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे ना, तब तक आपको पदार्थ विज्ञान समझ में नहीं आएगी। तो मेरा एक मकसद है कि वीडियो बनाते समय आपको सिलेबस भी समझाऊँ। तो लक्षण ऑफ आयु मतलब आयु के लक्षण। अब लक्षण और डेफिनेशन में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। कभी कभी आएगी आयु के लक्षण लिखो, आपको वही आंसर लिखना है जो मैं बताऊंगा अभी। आयु की परिभाषा लिखो, तब भी वही आंसर लिखना है जो मैं, मतलब आयु, लक्षण और परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। क्लियर। अब कंपोजिशन ऑफ आयु, दूसरा पॉइंट था सिलेबस का, कंपोजिशन ऑफ आयु, आयु का संगठन क्या है। फिर दूसरा टॉपिक है लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेदा की परिभाषा या लक्षण को बताइए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांता, मतलब लक्षण और वर्गीकरण, सिद्धांत के लक्षण लिखो, सिद्धांत का वर्गीकरण लिखो। ये अपना तीसरा टॉपिक है सिलेबस का। और चौथा टॉपिक क्या है, जो फोर्थ टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस, मतलब आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत और उनकी उपयोगिता, भाई किस तरीके से यूज लेना है उनको अपनी लाइफ में, किस तरीके से रोगों को दूर करना है, किस तरीके से रोगी व्यक्ति को ठीक करना है, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये सारी चीज़ें फोर्थ पॉइंट में आएगी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ। इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर। मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट चैप्टर है अपना 20 नंबर का है। कितने नंबर का है, 20 नंबर का। आप लिख लो इस चीज़ को कि जो फर्स्ट चैप्टर है पदार्थ विज्ञान का, उसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अपन ने सिलेबस समझ लिया सीसीआईएम के अनुसार, फर्स्ट पेपर चैप्टर आयुर्वेद निरूपण याद हो गया। अब देखो सिलेबस समझने के बाद में अपन को पता लग गया कि ये तो अपन को स्टडी करना ही है। क्लियर। अब देखो पहला है लक्षण ऑफ आयु, मतलब आयु के लक्षण और परिभाषा। देखो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दी ताकि आपको ये याद रहे, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बना रहा हूँ, आपको ये नोट्स मिलेंगे, जो रेगुलर क्लास लेगा उसको ये नोट्स मिलेंगे। अब देखो आयु के लक्षण, जब 2 नंबर क्वेश्चन आएगा कि आयु की परिभाषा लिखो या आयु के लक्षण लिखो, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है छोटा, तो आपको लिखना है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, ना कहाँ से लिया है, अष्टांग हृदय से लिया है कि सूत्र स्थान से लिया है, चरक से लिया है, क्योंकि आपको वो लिखते ही आप क्या टेंशन में आ जाते हो कि
यार ये कहाँ से ये नंबर याद करना है कि नहीं करना। तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना कभी क्वेश्चन आता कि भाई कौन से चैप्टर से लिया गया, ये कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। चंचल गुप्ता का कमेंट है कि भाई पदार्थ विज्ञान किस सब्जेक्ट के बारे में, मतलब एक्चुअली में पढ़ना क्या है, एक्चुअली पदार्थ विज्ञान क्या है। देखो पदार्थ विज्ञान एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आयुर्वेदा के जो बेसिक फंडामेंटल है ना, भाई किस तरीके से आयुर्वेद औषधि काम करती है, किस तरीके से रोग को समझ सकते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक। अपन बोलते हैं दार्शनिक, एक होता है दार्शनिक का मतलब होता है कि किस चीज़ें अंदर मन आत्मा शरीर किस तरीके, मतलब आध्यात्मिक भाव को समझने में सहायता करती है आयुर्वेदा को। मन आत्मा शरीर आयु ये सिद्धांत है जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं अपनी बॉडी में, क्या कनेक्टिविटी बनती है इनमें से, अपन रोग को कैसे पहचान सकते हैं बिना जांच के। मतलब आजकल तो खैर मॉडर्न में तो जांच करते हैं, पहले किस तरीके से जानते थे। जो बेसिक फंडामेंटल ना गूढ़ रहस्य है, एक तरीके से पदार्थ विज्ञान एक तरीके से गूढ़ रहस्य है, इसको समझना मतलब एक तरीके से आयुर्वेद के खजाने को समझना। क्लियर, अपन ने सिलेबस समझ लिया। अब पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आयु के लक्षण और परिभाषा। देखो मैंने लक्षण ऑफ आयु, चाहे लक्षण ऑफ आयु बोल दो या डेफिनेशन ऑफ आयु बोल दो, एक ही बात है। आवाज़ कट हो रही है, सिद्धार्थ कनौजिया बोल रहा है कि आवाज़ कट हो रही है। बच्चों बताओ कि आवाज़ कट थोड़ी हो रही है, क्योंकि नेटवर्क अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब देखते हैं शरीर, अब देखो ओके आवाज़, हाँ तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से देखो, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अब देखो इसकी जो श्लोक है, ये क्या श्लोक बता रहा है, शरीर इंद्रिय, शरीर देखो यहाँ पे शरीर इंद्रिय। अब इसको संधि विच्छेद इसको तोड़ना सीखो, जब श्लोक आप स्टडी करना सीखोगे तो आपको याद होने में आसानी होगी। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे आयु। अब देखो इसमें क्या बोला है, शरीर इंद्रिय मतलब अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी को देखो, जो अपनी बॉडी आपको सबको दिखती है, भाई अपनी बॉडी तो दिखती है अपन को। इंद्रिय, इंद्रियां कौन सी होती है, ज्ञान इंद्रियां प्लस कर्मेंद्रियां। इंद्रिया मतलब नाक हो गई, कान हो गई, जीभ हो गई, त्वचा हो गई, अपन ने पढ़ा ना सेंसरी ऑर्गन, वो होती हैं इंद्रियां, उनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन मतलब बोलते हैं ना संवेदी। एक होती है कर्मेंद्रिया, जिससे कर्म किए जाते हैं, हाथ पैर, ठीक है, मतलब जिससे कर्म किए जाते हैं। तो इंद्रिया में क्या क्या आया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, मतलब उसको बोलते हैं उभयेंद्रिय, मतलब जो मीड की होती है, दोनों होती है, वो इंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय भी। अब देखो यहाँ पे आया है शरीर इंद्रिय, शरीर और इंद्री, इंद्रिया में 11 आ गई, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रिय। अब वो कौन कौन सी है, अभी इतना डीप में नहीं जाना, आराम से समझाऊंगा तुमको, क्योंकि इसका एक अलग से चैप्टर ही है इंद्रियों का, तो आराम से समझेंगे। अभी क्योंकि सारी रामायण अभी यहीं समझाने लग जाता है, तो टीचर क्या करता है, पूरी रामायण समझाने की कोशिश करता है एक दिन में ही, तो बच्चे की खिचड़ी हो जाती है। तो अपन थोड़ा सा समझो कि भाई इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, मतलब टोटल 11 इंद्रियां होती हैं। अब देखो मन के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया है सत्व, सत्व मन के लिए इंक्लूड किया गया, शरीर इंद्रियां प्लस मन और सत्व आत्मा, आत्मा। तो शरीर इंद्रिय मन और आत्मा संयोगे आयु, ये चारों चीज़ जब मिलती हैं तो उसको आयु बोलते हैं। अब मैंने आयु का मीनिंग बताया आपको, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो, संयोग यानी जुड़ना, कि शरीर के साथ अगर इंद्रियां भी जुड़ी हुई हैं, उसके साथ मन भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ आत्मा भी जुड़ी हुई है, तो आयु है। अगर इनमें से एक चीज़ भी भंग है तो आपकी आयु कहीं ना कहीं विघटित है, आपकी आयु में संकट है, आपके प्राणों को संकट है। सत्व मीन्स होता है मन, ठीक है, ये 3 गुण है सत्व रज तम। तो यहाँ पे सत्व का मीनिंग इस श्लोक में आया मन का। देखो अलग अलग जगह जैसे अपन बोलते हैं ना कि सेल यानी होती है कोशिका, ठीक है, सेल यानी होता है बेचना, सेल यानी बैटरी का सेल, अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकलता है। आप किस जगह खड़े हो, उस मीनिंग का अर्थ क्या निकलेगा उसके अनुसार सोचो। तो यहाँ पे सत्व का मीनिंग निकलता है मन, ठीक है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, मतलब 4 चीज़ हो गई, अपनी बॉडी, अपनी इंद्रियां, जितने भी ऑर्गन्स हैं मतलब 11, ठीक है, सत्व यानी मन आत्मा, इन चारों का संयोग एक साथ रहता है तो आयु है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने नीचे हिंदी, जी आपको ये एग्जाम में लिखनी है जब क्वेश्चन आएगा। इंद्रियों सहित मन एवं आत्मा का शरीर के साथ, इंद्रिया 1 हो गई, मन दूसरा हो गया, आत्मा तीसरे हो गए और शरीर चतुर्थ।
इंद्रियों सहित मन एवं आत्मा का शरीर के साथ जितने समय तक संयोग बना रहता है उस समय या काल को आयु कहते हैं। अब देखो मैंने नीचे क्लियर कर दिया, यहाँ पे आयु बराबर कोष्टक में लिख दिया लाइफ। जन्म से मृत्यु तक की जो लाइफ है ना वो आयु है, ना कि एज। मैं यहाँ पे लिखने वाला था जन्म से मृत्यु तक का समय, लेकिन जब मैंने डीपली इसको स्टडी किया, समझा इस चीज़ को, तो ये समय नहीं है। यहाँ पे जन्म से मृत्यु तक आप कैसी लाइफ जीते हो वो होती है आयु। मतलब लाइफ स्टाइल आपकी, मतलब पूरी जन्म से लेके मृत्यु तक की आपने कैसी लाइफ जी, अच्छी लाइफ जी, दुख मतलब जो प्रकार हैं आयु के, सुख आयु जी आपने, दुख आयु जी, हितायु जी, अहितायु जी, वो किस तरह का आपने लाइफ जीवन किया, वो होती है आयु। तो आयु क्या हुई? जन्म से मृत्यु तक की जो आपकी लाइफ है, जीवन है, वो आयु है। तो आयु की परिभाषा, आयु के लक्षण क्या हुए? क्वेश्चन आएगा आयु के लक्षण लिखो। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे आयु उच्चते, या आयु यहाँ पे लिख दो, इतना काफ़ी है। आपको ये भी लिखना है हिंदी। नंबर कम क्यों आते हैं आपके? बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मैं श्लोक लिख के आया लेकिन मेरे नंबर कट गए, क्योंकि जैसे कि ये हलंत है, विसर्ग है, हलंत है। श्लोक में क्या कि अपन विसर्ग और हलंत की गलतियाँ करते हैं, उससे क्या पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर अपन ने ये विसर्ग नहीं लिखाया तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है श्लोक का। तो इसलिए आपको श्लोक के साथ हिंदी भी मेंशन करनी है, या फिर जो आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन ये हिंदी लिखना जरूरी है, ताकि टीचर कभी कभी क्या है कि जैसे कभी अशुद्धि लिख दिया अपन ने श्लोक, तो वो श्लोक को ध्यान न देके इस पे ध्यान दे। अगर श्लोक सही है तो भी आपको ये साथ में लिखना है, हिंदी या इंग्लिश में, आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें लिखना है। क्लियर? अब आयु के लक्षण, 2 नंबर का क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ये आता ही आता है पेपर में, है ना, कंफर्म है, क्योंकि ये तो आएगा ही। अब देखो आयु के पर्याय। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर सिलेबस में तो है ही नहीं, आयु के पर्याय तो दे ही नहीं रखे, डायरेक्ट कंपोजिशन ऑफ आयु दे दिया, आपने पर्याय क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अपन एक टॉपिक, सिलेबस में सारी चीज़ें नहीं लिखी होती, बस उसने लिख दिया लक्षण ऑफ आयु। तो आयु के बारे में अपन को अब सब कुछ जानना है। तो अब आयु के पर्याय, सिनोनिम्स ऑफ आयु। अब सिनोनिम्स, अब समझ गए पर्यायवाची क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब समान अर्थ रखने वाले। क्या है? अब इसका ये जो श्लोक है ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे, यहाँ तक तो अपन ने याद कर लिया था, ठीक है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे, ये तो आयु की परिभाषा हो गई। अब क्या आगे क्या लिखा है? धारी जीवितम नित्यज्ञश्च अनुबंधश्च पर्यायो उच्यते, मतलब 4 पर्यायवाची दिए नीचे, धारी, जीवितम, नित्यज्ञ और अनुबंध। अब इनका मीनिंग क्या है भाई? क्यों बोलते हैं धारी, क्यों बोलते हैं जीवितम, क्यों बोलते हैं नित्यज्ञ, क्यों बोलते हैं अनुबंध, क्यों बोलते हैं? और नीचे देखो, तत्र आयु चेतनानुवृत्ति, ये एक ही श्लोक है पूरा। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे, यहाँ तक तो अपन ने समझ लिया, संयोगे तक तो। धारी जीवितम नित्यज्ञश्च, नित्यज्ञ, अनुबंध, पर्याय यानी सिनोनिम्स, उच्चते यानी बोलना, तत्र आयु वह आयु, चेतनानुवर्ती मतलब 5वें जो पर्यायवाची है चेतना अनुवर्ती है। अब इनको ऐसा क्यों बोला? देखो, धारी जीवितम नित्यज्ञ अनुबंध और चेतनावर्ती, 5 पर्यायवाची हैं। कितने पर्यायवाची हैं? 5। अब इनके मीनिंग क्या है? क्यों बोला इनको? धारी क्यों बोला, नित्यज्ञ क्यों बोला, जीवितम क्यों बोला, अनुबंध क्यों बोला, चेतनावर्ती क्यों बोला? कुछ ना कुछ तो समानता होगी ना। इनको मैं अब एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, धारी, पहला अपना जो पर्यायवाची था धारी था। धारी इसलिए बोलते हैं इसको, शरीर को सड़ने गलने से रोकने वाला, शरीर को धारण करने वाला होने से धारी। जब तक आयु है, जब तक लाइफ है, जब तक जीवन है व्यक्ति में, मतलब प्राण है, तो शरीर सड़ता गलता नहीं है ना। व्यक्ति मरने के बाद में 2 से 3 दिन बाद में सड़ने लग जाता है, लेकिन जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, जीवित व्यक्ति है, तब तक वो सड़ता नहीं है ना गलता है। तो धारण मतलब एक तरीके से धारण कर रखा है। किसने धारण कर रखना है? आयु ने धारण कर रखा है, उसने जीवन ने धारण करा, उसके अंदर जीव है, जीवन है, तो उसको धारण कर रखा है। शरीर को सड़ने गलने से रोकने वाला, शरीर को धारण करने वाला होने से धारी। अब धारण किसने कर रखा है? जीवन ने धारण कर रखा है। जब तक जीवन है शरीर सड़ेगा गलेगा नहीं। वो रोग हो जाने की व्यवस्था अलग है। रोग होने पर मान लो किसी के पैर में चोट हो गई तो सड़ने लगे, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन व्यक्ति मरने के बाद में जो सड़ता है
वो बाद में सड़ता है, जब तक जीवित रहता है तब तक नहीं सड़ता, तो इसलिए बोलते हैं इसको धारी। सड़ना मतलब होता है एक तरीके से कीटाणु पैदा होना, बैक्टीरिया पैदा होना बॉडी में, वायरस पैदा होना, ताकि वो कवक फंगाई होते हैं ना एक तरह की बॉडी को मतलब खपने सड़ने लग जाती, स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल आने लग जाती है, गंदी बदबू आने लग जाती है शरीर से, मतलब विघटन होने लग जाता है। तो ये धारी उन चीज़ों से बचाता है, जीवन उन चीज़ों से शरीर को बचाता है, इसलिए इसको धारी बोला गया है। अब देखो जीवित, प्राणों को धारण करने वाला होने से जीवित नाम दिया गया है। व्यक्ति अपन जब से जन्म से लेके मृत्यु तक को जीवन है, जब भी तो अपन जीवित हैं। मर जाएंगे तो जीवित थोड़ी बोलेंगे, ये तो मर गया, डेड हो गया, डेड बॉडी को जीवित थोड़ी बोलते हैं। तो एक सिनोनिम मतलब समान अर्थ रखने वाले हैं, इसलिए इसको जीवित। प्राणों को धारण, इसने अपने जीवन धारण कर रखा है, अपनी बॉडी में अपना शरीर, आत्मा, मन, इंद्रियां, इन चारों साथ मिलके एक जीवन है। मतलब अपन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, एक तरीके से जीवन है, तभी तो बोल पा रहे हैं, तभी तो सुन पा रहे हैं, तभी तो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, तभी तो अपन क्लास ले पा रहे हैं। ठीक है, मैं क्लास दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो ये जीवन है, तभी ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये एक तरीके से लाइफ है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नित्यक, और चौथा अनुबंध, ये इंपॉर्टेंट है, इनको समझना। नित्यक एंड अनुबंध से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है और बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं। नित्यक यानी होता है नित्य प्रति आयु क्षीण होती रहती है या चलती रहती है, इसलिए इसे नित्य कहा गया। ये तो ये लिखने की बात, समझो इस चीज़ को। नित्य प्रति, डे बाई डे अपनी आयु क्षीण मतलब कम होती जा रही है। अपना लाइफ जो है ना, जैसे कि अपन धीरे धीरे ग्रोथ हो रहे हैं, तो अपनी जो कोशिकाएं, अपनी सेल हैं, कहीं ना कहीं वर्क कर रही हैं, तो मतलब एक तरीके से क्षीण हो रही है, उनकी जो कार्य करने की शक्ति है क्षीण हो रही है। जैसे कि अपन पहले बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, अपने हाथ पैर पूरा बॉडी ग्रोथ करने लग गए। जैसे अपन बुढ़ापे में जाएंगे, वृद्धावस्था में जाएंगे, तो अपनी आयु एकदम क्षीण हो जाएगी, मतलब अपने शरीर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी काम करने की। तो मतलब क्षीण, ह्रास होना, निरंतर कम होना, तो नित्य रुकती थोड़ी है। जैसे कि अब कोरोना काल चल रहा है, ऐसे थोड़ी है कि भाई रुक जा भाई, आयु यहीं पे स्टॉप हो जा, जब कोरोना काल खत्म होगा तब कंटिन्यू करना, नहीं। नित्य प्रति आप चाहे सो जागो कुछ भी करो, लेकिन ये चलती रहेगी। आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, किसी के लिए नहीं रुकता। तो ये नित्यक है, डे बाई डे क्षीण मतलब कम होती जाती है। जैसे जैसे अपन वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, अपनी लाइफ कम होती जाती है, अपन मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं डे बाई डे। ये होता है नित्यक। ये तो कोई समझने की बात थी, जो ये लिख रहा है वो आपको एग्जाम में लिखना है। अब देखो अनुबंध, अनुबंध यानी होता है एक मतलब साझा संबंध, मतलब रिलेशन। किसके साथ रिलेशन? प्राणों का शरीर के साथ अनुबंध है, मतलब संबंध है, एक रिलेशन है। प्राण क्या है? मतलब जीवन, लाइफ। जो अपन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, जाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? अपनी जो आत्मा मन की संयुक्त की वजह से तो हो रहे हैं। तो प्राणों का शरीर के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, जो ये जुड़ा हुआ, जब तक ये जुड़े हुए हैं, आत्मा शरीर के साथ जुड़ी हुई है, मन आत्मा शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तब तक का जो रिलेशनशिप है वो है अनुबंध। अनुबंध का होता है एक तरीके से रिलेशनशिप, बॉडी प्लस आत्मा, आत्मा प्लस बॉडी, इन चारों जो मतलब मैंने 4 कंटेंट बताए थे ना आयुर्वेद में, वो आयु में, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन चारों का जो रिलेशन है, आपस में मिलकर जो कार्य करते हैं ताकि शरीर की एक लाइफ स्टाइल चलती रहे, वो होता है संबंध, मतलब रिलेशनशिप। चारों का जो संबंध है ना, वो है रिलेशनशिप। आयु का शरीर के साथ संबंध, मतलब आयु का शरीर, मन, आत्मा, शरीर, ये सब के साथ जो संबंध होता है ना, वो होता है अनुबंध। क्लियर? 5वां है चेतनानुवर्ती। चेतना अनुवर्ती, मतलब देखो ये थोड़ा समझना है। चेतना अनुवर्ती, गर्भ से मरण पर्यंत चेतना रहने के कारण। चेतना क्या होता है? सजीव और निर्जीव। एक तो होता है सजीव, सजीव में चेतना है, अपन मतलब किसी भी चीज़ के प्रति कुछ भी अपन उंगली लगाते हैं जैसे, तो उसकी एक चेतना, एक रिएक्शन पैदा होता है। तो सजीव और जो निर्जीव में जो अंतर है ना, वो चेतना के ऊपर तो डिपेंड है। अपन बोलेंगे भाई पत्थर भी पंच महाभूतों से बना है, अपना शरीर भी पंच महाभूतों से बना है, क्या डिफरेंस है? चेतना का डिफरेंस है। अपन बोल सकते हैं, अपन किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तु नहीं कर सकती। तो इसलिए बोला कि चेतना अनुवर्ती, इसमें चेतना है, इसमें जीव है, इसमें इस प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। अपने बॉडी में जब तक अपन मान लो जीवित हैं, तब तक तो अपन प्रतिक्रिया करें। किसी ने अपने सुई चुभोई, तो
तो अपन प्रतिक्रिया करेंगे, गुस्सा आएगा, उस जगह पर रेडनेस हो जाएगी, उस जगह पे बहुत सारी मतलब एक तरीके से दर्द होगा अपन को। तो ये जब तक चेतना है तब तक ही है, लेकिन व्यक्ति मर गया, डेड बॉडी हो गई, तो उसके कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बोलता है कि गर्भ से मतलब गर्भ में जीवन आ जाता है, जब युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, तब से लेके मरण पर्यंत, मतलब जब तक व्यक्ति मरता नहीं है ना तब तक चेतना रहती है, इसलिए इसको चेतना अनुवर्ती बोला गया है। ये पांचों पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, आयु के लक्षण और आयु के पर्यायवाची। अब अगला जो पॉइंट है अपना आयु के प्रकार। अब मैंने यहाँ पे आयु क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि सिलेबस में पहला पॉइंट आयु का था। मैं चाहता तो आयुर्वेद स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि आयुर्वेद सिलेबस में दूसरा पॉइंट है। ये सिलेबस को समझो, इस चीज़ को। अब मैं क्या बता रहा हूँ, सिलेबस को समझने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि अपन आयु की बात करेंगे, जब आयुर्वेद की परिभाषा करेंगे तो उसमें आयु वर्ड आएगा, तो अपन आयु पहले समझ चुके होंगे, तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा आयुर्वेद एक्चुअली में है क्या। इसलिए सिलेबस के अनुसार स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो आयु के प्रकार, भेद, टाइप्स बोल दो, टाइप्स ऑफ आयु। भाई कितने प्रकार की आयु होती है? आयु यानी क्या हो समझाया मैंने, लाइफ, नॉट एज। आयु मीन्स लाइफ, मतलब जीवन कैसा रहा। तो हिता हितम, सुखम दुखम, आयु हितस्य हिता हितम, ये हैं 4 प्रकार की आयु। अब ध्यान से देखो, हिता हितम, देखो हितायु, देखो यहाँ पे देखो इसका पर्यायवाची, इसका संधि विच्छेद करो, हित प्लस अहित, ये 2 वर्ड हैं इसमें, हिता हित में, तो हितायु और अहितायु। सुखम दुखम मतलब सुखायु और दुखायु, आयु हितस्य हिता हितम। अब इसको मीनिंग हो आगे क्या है, एक श्लोक का टुकड़ा है, इस श्लोक का टुकड़ा अगला श्लोक जब आएगा इसमें पूरा हो जाएगा कि जब आयुर्वेद की परिभाषा आएगी उसका ये टुकड़ा है। तो इसका जो मीनिंग है ना, आयु हितस्य हिता हितम, जो इसका मीनिंग होता है कि भाई आयु के लिए क्या हितकर है और क्या बेकार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 4 प्रकार की आयु है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। अब इसका मीनिंग समझो कि अब यहाँ से समझ जाओगे कि लाइफ, आयु यानी होती है लाइफ, ना कि एज। तो मतलब हितायु, हितायु का मीनिंग क्या होता है, मैंने यहाँ पे पूरा समझा रखा है। कोई भी बच्चा यहाँ पे ड्राइंग नहीं करेगा बोर्ड पे, तो ये क्लियर हो गया। आयु की परिभाषा कर ली, आयु के 5 पर्यायवाची कर लिए अपन ने, आयु के प्रकार कितने, 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है श्लोक सहित, ये जो जितने भी मैं श्लोक लिख रहा हूँ ना, ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन है और अगले श्लोक में इसको पूरा कर देता हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्लियरफाई तरीके से बता रहा हूँ एक एक चीज़। तो 4 प्रकार बता दिए मैंने, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। अब हितायु का मीनिंग क्या है, भाई आप कैसी लाइफ जीते हो, लाइफ, आयु यानी लाइफ, लाइफ से समझो आप कैसा जीवन जिया आपने, जन्म से लेके मर तो गए, लेकिन आपने लाइफ कैसी जी, अच्छी दी कि हित करने वाली जी, अहित करने वाली जी, कि सुखायु, सुख में जीवन यापन किया है, दुख में जीवन यापन किया। अब आप ना इन आयु को स्टडी करके आप समझ लेना कि किस तरीके से आप अपनी आयु जीवन यापित कर रहे हो, या आपने सुखी हो कि दुखी हो, हित है कि अहित है। यहाँ आयुर्वेद से समझने को मिलेगा अपन को जीवन का सार। इम्पोर्टेंट तो है ही, 20 नंबर का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आप अपने जीवन का सार भी यहाँ से समझोगे। हितायु का मीनिंग समझो, पहले मैं इसको पढ़ दूँ फिर मैं आपको समझा दूंगा। संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाला, एक एक को चलो समझा देता हूँ मैं। संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाला, कि व्यक्ति को ऐसा कैसी लाइफ जिया उसने कि भाई ये रोग समाप्त हो जाए, कोरोना, उसका भला हो जाए, मतलब किसी की निंदा बुराई ना करे, ऐसे नहीं कि यार वो मर जाए, वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए, मेरे दोस्त के वो हो जाए, ऐसे बुरा ना सोचे, मतलब कल्याण, सबका भला हो, ऐसी सोच रखने वाला हो, दूसरों की धन की इच्छा न रखता हो, या चोरी करते हैं ना अपन, या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इसके जो पैसे हैं मुझे मिल जाएं, इसके पास जो गाड़ी है वो मुझे मिल जाए। आपस में पड़ोसियों में होती है ना, यार इसके पास गाड़ी होती जो मेरे को मिल जाती तो कितना मज़ा आता। तो ऐसा नहीं हो, उसके मन में ये आना ही नहीं चाहिए, उसके माइंड में ये आना ही नहीं चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो वो है हितायु। सत्यवादी, हमेशा सत्य बोला उसने पूरे जीवन काल में। शांति प्रिय, हिंसा को नहीं अपनाने वाला, हिंसा यानी
हिंसा की, बोलते ना महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, मतलब अहिंसावादी, शांति प्रिय, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो। कोई भी काम कर रहा है व्यक्ति अपने जीवन में तो उसको पता होना चाहिए इससे हानि होगी कि लाभ होगा, ठीक है, इसका किसी से दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो विचार पूर्वक सोच समझकर कार्य करने वाला हो व्यक्ति हो, मतलब उसने ऐसी लाइफ में जीवन जिया हो कि उसने ऐसे कार्य किए हो विचार पूर्वक किए हो। क्रोध, ईर्ष्या, मद, अभिमान आदि वेगों को धारण करने वाला हो। क्रोध, ईर्ष्या, मद, क्रोध मतलब गुस्सा, ईर्ष्या किसी से जलन, मद यानी अहंकार, और अभिमान, अभिमान होता है ना खुद पे घमंड करना, खुद पे किसी चीज़ का घमंड करना। तो ये सारी चीज़ें ये बोलता है कि वेगों को धारण करने वाला हो, ये अपने अंदर ही समाहित कर ले, किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाए। गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल करो, किसी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए कि ये गुस्सा कर रहा है, ठीक है। ईर्ष्या, ईर्ष्या मन में आनी ही नहीं चाहिए। मद जो अहंकार होता है, ठीक है, किसी चीज़ पर घमंड करना। अभिमान और मद ये दोनों एक तरीके से पर्यायवाची एक तरीके से, ठीक है। मद और अभिमान इन पे मतलब किसी भी चीज़ पे अपन को सामान्य रहना चाहिए हर स्थिति में। तप, ज्ञान और शांति में तत्पर रहने वाला, तप भी करे, तपस्या भी किए उसने, ज्ञान, अपने ज्ञान में, कोई व्यक्ति मान लो किसी भी क्षेत्र में तो उसका ज्ञान उसको होना चाहिए, और शांति में तत्पर रहने वाला, शांति प्रिय होना चाहिए, बिल्कुल शांत आराम से हर स्थिति में उसने शांति से रहो। ऐसे मनुष्य की आयु को हितायु कहा जाता है। जो ऐसा मनुष्य है ना, उसने मान लो ये सारे कर्म किए अपने जीवन में, ना किसी से कभी गुस्सा किया, ना किसी से कभी झगड़ा किया, शांति प्रिय रहा, मतलब हितायु मतलब दूसरे की भलाई करने वाला। सिंपल सी बात है, हितायु उसको बोलते हैं जो समाज का, प्राणी मात्र का और अपने देश का, पूरे विश्व का मतलब शांति प्रिय हो, हित चाहने वाला हो, कभी किसी का भला बुरा ना चाहा हो, भला तो चाहता है लेकिन बुरा नहीं चाहा हो, वो होती है हितायु। अब अपन ऐसे हैं क्या, अपन तो देखो दोस्त की दोस्त टॉपर बन जाए तो अपन कितनी ईर्ष्या होती है, ठीक है। दोस्त के पास अगर वो गाड़ी है तो यार मेरे पास नहीं है, तो अपन किस तरह का लाइफ जी रहे हैं, अपन क्या हितायु जी रहे हैं क्या? नहीं जी रहे, क्योंकि अपन हमेशा सत्यवादी भी नहीं है, शांति प्रिय भी नहीं है। तो अपन को समझो कि अपन किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, तो इसको चेंज करने का टाइम है। आयुर्वेदा तो यही तो है कि अपनी आयु को समझना, आयुर्वेदा है। तो ये हो गई हितायु, ठीक है। अपन अब आज की क्लास यहीं करते हैं, 27 मिनट की क्लास हो गई रेगुलरली। अपन करेंगे कल से हितायु। चलो हितायु तो मैं आज ही बता देता हूँ तेरे को। अब है ना, देखो मैं एक बात बता दूँ, बच्चे मुझे कम लेने हैं ताकि मैं उनको, मैं ऐसे नहीं कि भाई पैसों के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ। एक बात बताऊँ मैं, क्वालिटी, आपको ये नोट्स मिलेंगे, और जो बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा उसकी पदार्थ और अष्टांग मतलब आयुर्वेदा तो ऐसा करा दूंगा टिप्स पे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि मेरे पदार्थ विज्ञान में 85 प्लस नंबर थे पर पेपर में, फर्स्ट में भी 85 प्लस थे, सेकंड में भी 85 प्लस थे। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, पीजी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से। अब हितायु और ये सुखायु दुखायु अपन कल करेंगे, और ठीक है, कोई इशू नहीं है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक क्लियर करूँगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आ जाओ डाउट सेशन में। मनीष चौधरी, ठीक है, थैंक यू। कोई बात हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये ना एक सिलेबस के अनुसार चलेंगे। जब तक सिलेबस नहीं समझोगे तब तक आपको ना कितना ही करते रहो, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए सिलेबस के अनुसार चलना है अपन को, सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा और एक एक पॉइंट क्लियर होगा। सब हैंड रिटन नोट्स दूंगा मैं आपको। आपको बुक की भी कोई टेंशन नहीं है, बुक लो तो भी टेंशन नहीं है, नहीं लो तो भी चल जाएगी, बात है ना। फर्स्ट पॉइंट, एक बार फर्स्ट पॉइंट था उसमें लक्षण ऑफ आयु, आयु का लक्षण मतलब डेफिनेशन ऑफ आयु। लक्षण ऑफ आयु, डेफिनेशन ऑफ शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। शरीर, इंद्रियां, इंद्रिया नहीं क्या होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रिय क्या है, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब नाक हो गई, नोज, ईयर, स्किन हो गई, ठीक है, टंग हो गई, ये मतलब 5 जो चीज़ें हैं ना, प्लस कर्मेंद्रिया, हाथ पैर गुदा, ठीक है। ये जो कर्मेंद्रिया, शरीर और इंद्रिया, सत्व यानी मन और आत्मा, इन चारों का जब संयोग होता है, ये चारों जब एक साथ रहते हैं उसको आयु बोलते हैं, ठीक है। देखो आप कहीं से भी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो,
पेपर सबका पैटर्न सेम है। आंसर लिखने का तरीका मैं बताऊंगा प्रत्येक, जैसे बड़े क्वेश्चन कैसे लिखना है, छोटे क्वेश्चन कैसे लिखना है, मीडियम क्वेश्चन जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, टिप्पणी कैसे लिखनी है, वो सारे मैं बताऊंगा क्लास में। इसीलिए क्लास थोड़ी 3 महीने की बोली है मैंने। कोर्स में चाहूँ तो 1 महीने में करा दूँ, लेकिन बेसिक क्लियर करने में बच्चों को टाइम लगता है, इसलिए अपन क्लास लंबी चलेगी। तो शरीर, इंद्रिय एवं आत्मा के शरीर के साथ जितने समय तक संयोग बना रहता है उस समय या काल को आयु कहते हैं। जब आप ये हिंदी भी स्टडी करोगे ना तो भी आपको समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, श्लोक समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, श्लोक को ध्यान मत दो, ये समझो, इंद्रियां सहित मन एवं आत्मा का शरीर के साथ जितने समय तक, मतलब मान लो आप शरीर है, शरीर के से आत्मा निकल गई, व्यक्ति मर गया, तो उसको आयु नहीं बोलेंगे, मतलब आयु समाप्त हो गई। तो ये बोल रहा है कि जितने समय तक जो संबंध रहता है, संयोग बना रहता है, जुड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं, उस समय काल को आयु कहते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सभी का। ये आपको क्वेश्चन भी दूंगा, कैसे आंसर लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हैंड रिटन दूंगा सब कुछ। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आप 27 तारीख को, अपनी नेक्स्ट क्लास है। और देखो जल्दी करना है क्योंकि मुझे बच्चे कम चाहिए, और जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा सकता है अभी। थैंक यू। PDF में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।